ईरान में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज हो चुकी है। आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनी को हटाने के आंदोलन में बदल चुका है। अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों ने इससे अपना समर्थन भी दिया है। वे इस्लामिक रिपब्लिक के खात्मे पर अड़े हुए हैं। अमेरिका ने ताज़ी धमकी ये भी दी है कि जो ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। सुप्रीम लीडर को हटाने की धमकी लगातार आ ही रही है। ये सिस्टम 46 सालों से कायम है और इसको ख़त्म करना इतना मुश्किल क्यों है? नमस्ते, मेरा नाम है प्रांजल प्रकल्प और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फिंगर। ईरान का मौजूदा संविधान 3 दिसंबर 1989 को लागू हुआ था। इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना के लगभग 10 महीने बाद आज का ईरान इसी संविधान के हिसाब से चल रहा है। अयातुल्लाह रुहुल्लाह ख़ामेनी इस्लामी क्रांति के सर्वमान्य नेता थे, इसलिए उनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के बजाय लीडर का दर्जा दिया गया। वो 10 वर्ष तक इस पद पर रहे। फिर 1989 में ख़ामेनी की मौत हो गई। तब उनके उत्तराधिकारी अली ख़ामेनी तब से अब तक ईरान के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। पॉपुलर टर्म में उनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है। सुप्रीम लैटिन भाषा के शब्द सुप्रीमस से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च, जिससे ऊपर कोई ना हो। इस तरह सुप्रीम लीडर का अर्थ हुआ मुल्क का सर्वोच्च नेता। ख़ामेनी न सिर्फ ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हैं बल्कि सबसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक अधिकारी भी हैं। वो अधिकतर मसलों पर वीटो कर सकते हैं। ईरान में राष्ट्रपति भी हैं जिनका चुनाव जनता करती है, पर उनके हाथ में कुछ खास नहीं है और वो सुप्रीम लीडर के डायरेक्शन पे ही चलते हैं। सुप्रीम लीडर के पास क्या क्या शक्तियां हैं ये जान लेते हैं। सुप्रीम लीडर का काम मुल्क की ज़रूरी नीतियां तय करना और उनकी समीक्षा करना है। वो ईरान की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी की दशा और दिशा तय करते हैं। विदेश नीति में उनका अंतिम फैसला माना जाता है। किसी देश के साथ साथ जंग शुरू या ख़त्म करने का फैसला सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम लीडर ही ले सकते हैं। वो सेना के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। खुफिया और सुरक्षा एजेंसी उन्हीं को रिपोर्ट करती है। वो उनके बीच होने वाले विवादों का निपटारा भी करते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को IRGC की कमान भी उन्हीं के पास है। ये ईरान की रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। इसकी स्थापना इस्लामिक राजनीति के बाद हुई थी। सिर्फ सुप्रीम लीडर IRGC के कमांडर को नियुक्त कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। सुप्रीम लीडर चाहे तो किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा कम या ख़त्म भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा सुप्रीम लीडर के 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि अलग अलग विभागों में काम करते हैं। कई मामलों में उनकी ताकत कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज़्यादा होती है। इससे आपको सुप्रीम लीडर की ताकत का अंदाज़ा हो गया होगा। अब ये जानते हैं कि कौन बन सकता है सुप्रीम लीडर। संविधान में कुछ बुनियादी शर्तें हैं। इस्लामी कानून की गहरी समझ होनी चाहिए। वो व्यक्ति दोषहीन और समृद्ध होना चाहिए और लीडर बनने लायक गुण होना चाहिए। संविधान में 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ अनकहे नियम हैं, जैसे उसका ईरान का नागरिक हो और शिया मुस्लिम होना ज़रूरी है। सुप्रीम लीडर के लिए कोई टर्म लिमिट या उम्र सीमा फिक्स्ड नहीं है। हालांकि वो मर्जी से कुर्सी छोड़ सकते हैं या मौत के बाद ही नए सुप्रीम लीडर को चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ईरान में अब तक सिर्फ 2 ही सुप्रीम लीडर हुए हैं। पहले थे अयातुल्लाह रुहुल्लाह ख़ामेनी और दूसरे हैं अब्दुल्ला अली ख़ामेनी। सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाता है ये भी जान लेते हैं। उनका चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स शिया मुस्लिम के प्रभावशाली धर्मगुरुओं की संगठन है। इसमें 88 मेंबर्स होते हैं। उनका एक कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। इन सदस्यों का चुनाव जनता के वोट से होता है, लेकिन इस चुनाव में खड़ा कौन होगा ये गार्डियन काउंसिल ही तय करती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, गार्डियन काउंसिल के आधे सदस्यों को सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं। बाकी के 6 सदस्य को चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं। फिर संसद उनके नाम पर मोहर लगाती है। फिर चीफ जस्टिस की नियुक्ति सुप्रीम लीडर के हाथों होती है। यानी कुल मिला के सब
कुछ उनके हाथ में ही है और सर्वे सर्वा खामनेई ही हैं। 1979 वाले संविधान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का पद रखा गया था, लेकिन उनके बीच अक्सर टकराव होते रहता है। जब 1989 में खामनेई सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री का पोस्ट ही हटा दिया और सारी जिम्मेदारियां राष्ट्रपति को दे दी गई। तो अब जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या जिम्मेदारी होती है। एक काम सरकार चलाना, दूसरा कानून लागू करवाना, तीसरा मंत्रियों को नॉमिनेट करना, देश के लिए बजट बनाना और ईरान को देश और दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। पर इनकी पावर सुप्रीम लीडर से बहुत कम है। इनको सुप्रीम लीडर के आदेश का पालन करना पड़ता है। उनके पास डिफेंस का भी कंट्रोल नहीं होता है। इस मामले में ईरान अपवाद है। कौन बन सकता है राष्ट्रपति? ईरान का नागरिक हो, ईरान का मूल निवासी हो, उसके पास प्रशासनिक क्षमता हो, भरोसेमंद और पवित्र हो और इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान और राजकीय धर्म का आस्था हो। ईरान के संसद में सिर्फ एक सदन है। इसमें 290 मेंबर्स होते हैं। उनका चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। संसद सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अब संसद काम क्या करती है? ये संसद कानून बनाती है, लेकिन उनका बनाया कानून इस्लामिक क्रांति के अंतर्गत है कि नहीं, ये तय करते हैं गार्डियन काउंसिल। अगर उन्हें लगता है कि किसी कानून से इस्लामिक गणतंत्र की मूल भावना खतरे में पड़ रही है तो वो उसको रद्द कर सकती है। उसके अलावा संसद बजट पास करती है। संसद के अप्रूवल के बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, प्रोटोकॉल या अन्य कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो सकता है। अगर सरकार किसी से कर्ज लेना चाहे तब भी उसे संसद से मंजूरी लेनी होती है। कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर अप्रूवल भी संसद देती है। गार्डियन काउंसिल के 12 में से 6 सदस्य भी संसद ही अप्रूव करती है। अगर संसद के 25% या उससे ज़्यादा सदस्य राष्ट्रीय किसी मंत्री से कोई सवाल पूछें तो संबंधित व्यक्ति को 1 महीने के अंदर संसद में हाजिरी लगानी पड़ती है और उसको जवाब भी देना होता है। इसके अलावा संसद सरकार के कामकाज की निगरानी भी करती है और वो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच भी बिठा सकती है। ये तो हो गई ईरान की संसद की मुख्य काम। ईरान के संदर्भ में एक और ताकत और संस्था के बारे में जानना ज़रूरी है, मिलिट्री। ईरान की मिलिट्री को आप 2 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। पहला है रेगुलर आर्मी, और ये इस्लामिक क्रांति के पहले के ज़माने से चली आ रही है। इसमें लगभग 4 लाख सैनिक हैं। उनके पास 2 लाख के आसपास रिज़र्व फोर्स भी हैं। रेगुलर आर्मी का काम बॉर्डर का सुरक्षा करना और देश के अंदर अशांति फैलने से रोकना है। मिलिट्री का दूसरा हिस्सा है IRGC। इसके सदस्यों की संख्या 2 लाख के आसपास है, लेकिन ये रेगुलर आर्मी से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। IRGC की स्थापना इस्लामिक राजनीतिक के बाद की गई थी। इसका मकसद क्रांति की रक्षा करना और उसके मूल्यों को सुरक्षित रखना है। 1980 के दशक में हुए ईरान के वॉर में इसने अहम भूमिका निभाई थी। तब से इसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन की जिम्मेदारी भी IRGC के पास ही है। इस काम के लिए उसने कुछ सोर्स नाम की एक स्पेशल यूनिट बनाई हुई है। IRGC के पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्स का नाम पाजिस है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा लड़ाके काम करते हैं। ये सिस्टम पिछले 46 वर्षों से अपने जगह पर बरकरार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईरान में तख्तापलट संभव है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।